नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जगह आ चुकी हैं और आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए लाए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप लोगों ने सिलेबस को अच्छी तरीके से देखा है तो आपको पता होगा कि हिंदी के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूपी पुलिस में आने वाले हैं। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए आएंगे उनको हम यहाँ पर आप लोगों को करवाने वाले हैं। ये सभी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। तो प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो मिलेंगे और ये सभी वीडियो अगर आप लोग अच्छी तरीके से देखते हैं तो निश्चित तौर पे हिंदी में आप लोग बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी जो है वो एक भाषाई सब्जेक्ट है। हिंदी एक भाषाई सब्जेक्ट है। तो हिंदी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको शुरू करें उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हिंदी एक भाषाई सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी एक भाषा है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाषा क्या है। तो भाषा का मतलब ये होता है कि अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा की अगर हम शुरुआत की बात करें, भाषा की अगर हम इतिहास की बात करें तो प्रारंभ में किसी भी भाषा का केवल मौखिक रूप ही होता है। प्रारंभ में मनुष्य मौखिक रूप से ही अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाता था। धीरे धीरे उसने लिपि का विकास किया और इस तरीके से भाषा का लिखित रूप भी सामने आया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भाषा का जो प्रारंभिक रूप होता है वो मौखिक होता है और उसके बाद में समय के साथ साथ भाषा का लिखित रूप सामने आता है। इस आधार पर यदि हम भाषा को विभाजित करें तो हम यहाँ पर भाषा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाषा का होता है मौखिक रूप, एक भाषा का होता है मौखिक रूप और दूसरा जो भाषा का रूप होता है वो होता है लिखित। तो दो रूप भाषा के होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। जो हम मुंह से बोलकर अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं उसको कहा जाता है भाषा का मौखिक रूप, और जब हम लिखकर अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसको कहा जाता है भाषा का लिखित रूप। दोनों ही रूपों का अपना अपना महत्व है, दोनों ही रूपों की अपनी अपनी उपयोगिता है। तो दोनों के बारे में आपको समझना आवश्यक है कि मौखिक रूप क्या होता है, लिखित रूप क्या होता है। दोनों के बारे में ही आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अगर हम बात करें मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है कि मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। वहीं अगर हम लिखित भाषा की बात करें तो लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। अब ध्वनि में और वर्ण में अंतर क्या होता है, दोनों को हम आपको समझा देते हैं अच्छी तरीके से। जब आप बोलते हैं तो उसको कहा जाता है भाषा का मौखिक रूप, और मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहेंगे ध्वनि। और जब उसी ध्वनि को लिखेंगे, यानी उस ध्वनि के लिए जब हम चिन्ह बनाएंगे, आकृति बनाएंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग वर्ण। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मौखिक भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है वो कहलाता है ध्वनि, और लिखित भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है वो कहलाता है वर्ण। कभी कभार इस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो विकल्प के रूप में या तो आपको ध्वनि मिलेगा, या विकल्प के रूप में आपको वर्ण मिलेगा। दोनों आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो विकल्प के रूप में या तो आपको ध्वनि मिलेगा या विकल्प के रूप में आपको वर्ण मिलेगा। यदि आपको विकल्प के रूप में ध्वनि मिलता है तो वहाँ पर आपको ध्वनि का चयन करना है, और यदि विकल्प के रूप में यदि आपको वर्ण मिलता है तो वहाँ पर आपको वर्ण का चयन करना है। तो दोनों ही भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ हो जाएंगी। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक रूप और लिखित रूप ये दो भाषा के रूप होते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वर्ण में और ध्वनि में क्या अंतर होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो ध्वनि होती है वो होता है भाषा का मौखिक रूप, और जो वर्ण होता है वो होता है भाषा का लिखित रूप। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अक्षर की।
अब कई लोग अक्षर और वर्ण को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अक्षर उसको कहा जाता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जिस ध्वनि समूह का उच्चारण हम लोग एक बार में कर सकते हैं उसको अक्षर कहा जाता है। जैसे हमने कहा आ, तो आ का उच्चारण हम एक बार में कर सकते हैं बिना किसी अवरोध के, तो आ क्या है? एक अक्षर है। इसी प्रकार से ई भी एक अक्षर है, ऊ भी एक अक्षर है, ए भी एक अक्षर है। इसके अलावा यदि हम लिखें माँ, यदि हम माँ लिखेंगे, अगर हम माँ के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, यदि हम माँ के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, जैसे दोनों लिख देते हैं, एक हलंत वाला माँ एक बिना हलंत वाला माँ, अगर हमने यहाँ पर हलंत का चिन्ह लगाया है, हल का चिन्ह लगाया है, तो इसको हम लोग अक्षर नहीं कह सकते, इसको हम वर्ण तो कह सकते हैं, इसको हम वर्ण तो कह सकते हैं, लेकिन हम इसको अक्षर नहीं कह सकते। वहीं अगर हम माँ की बात करें तो माँ को वर्ण नहीं कहा जा सकता, माँ को कहा जाएगा अक्षर। अब ऊपर वाला जो माँ है इसमें हमने स्वर नहीं लगाया है, यानी कि यहाँ पर हमने हलंत चिन्ह का प्रयोग किया है, तो हम इसको लिख तो सकते हैं, लेकिन जब हम माँ का उच्चारण करेंगे तो बिना आ की सहायता के हम लोग माँ का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो यदि हम माँ बोलेंगे और अगर हम चाहें कि हम केवल माँ का उच्चारण करें और साथ में आ का उच्चारण ना हो, तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। किसी ना किसी स्वर की हमें यहाँ पर सहायता लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वर के उच्चारण के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि स्वर सहित यदि व्यंजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं, ध्यान में रखिए। देखिए, यदि स्वर सहित यदि व्यंजन है, स्वर सहित व्यंजन है, तो उसको हम कहेंगे अक्षर। यदि स्वर सहित व्यंजन है तो उसको हम कहेंगे अक्षर। और यदि स्वर रहित व्यंजन है, यदि स्वर रहित व्यंजन है तो उसको हम कहेंगे वर्ण। याद रखना, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर हमने यहाँ पे लिखा का, तो का को हम अक्षर तो कह सकते हैं, लेकिन हम इसको वर्ण नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि का को हम और छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। का में से हम आ स्वर को अलग कर सकते हैं, यानी इसको और छोटे भागों में हमने विभाजित कर लिया। अब इस वाले का को हम और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्वर हमने इसमें से अलग कर दिया, तो इसको हम लोग वर्ण कह सकते हैं और इसको भी वर्ण कह सकते हैं, क्योंकि आ को भी और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो याद रखना है आपको, यदि स्वर के साथ में व्यंजन है तो उसको हम अक्षर कहेंगे, और यदि स्वर रहित व्यंजन है, बिना स्वर का व्यंजन है, तो उसको हम लोग वर्ण कहेंगे। तो दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम स्वर की बात करें, यदि हम स्वर की बात करें, जैसे हमने कहा आ, तो आ को और छोटे भागों में विभाजित भी नहीं किया जा सकता और आ का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आ है वो वर्ण भी है और अपने आप में व्यंजन भी है, व्यंजन नहीं, अक्षर भी है। आ जो है वो वर्ण भी है और अक्षर भी है। तो याद रखना है, सभी स्वर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता रहे हैं, सभी स्वर अक्षर होते हैं, सभी स्वर अक्षर होते हैं, ठीक है ना। सभी स्वर अक्षर होते हैं, यानी कि जो स्वर होते हैं वो वर्ण भी होते हैं और अपने आप में अक्षर भी होते हैं। स्वर को हम वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि उनको और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए वो वर्ण भी हैं, और स्वतंत्र रूप से उनका एक ही बार में उच्चारण भी किया जा सकता है, इसलिए वो अक्षर भी हैं। वहीं अगर हम व्यंजन की बात करें, यदि व्यंजन में स्वर है तो हम उसको अक्षर कहेंगे, और यदि व्यंजन के साथ में स्वर नहीं है तो उसको हम केवल वर्ण कहेंगे, उसको हम अक्षर नहीं कहेंगे। तो वर्ण में और अक्षर में क्या अंतर होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण और अक्षर,
के बाद में अगली जो इकाई आती है भाषा की, वर्ण और अक्षर आप लोगों को समझ में आ गया, ध्वनि का मतलब समझ में आ गया आपको, वर्ण का मतलब समझ में आ गया, अक्षर का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं शब्द की, यहाँ पर हम बात करेंगे शब्द की। तो दोस्तों याद रखिए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। याद रखना है आपको, शब्द जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, क्योंकि अकेला अगर आप अक्षर लिखेंगे या अकेला आप लोग वर्ण लिखेंगे तो वो अकेला सार्थक नहीं होता है। जब कई सारे वर्णों को हम एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो उससे जो शब्द बनता है वो हमारा सार्थक होता है। अकेला वर्ण कभी भी सार्थक नहीं हो सकता, अकेला अक्षर कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। जब हम कई सारे वर्णों को मिलाकर या कई सारे अक्षरों को मिलाकर जब कोई शब्द बनाते हैं तो वही सार्थक होता है। तो देखो यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई बार बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि जो भी विकल्प में होगा उसके हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा। और यदि आपका प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा शब्द। वहाँ पर आपको शब्द का चयन करना है, वहाँ पर आपको वर्ण या ध्वनि का चयन नहीं करना है, क्योंकि विकल्प के रूप में आपको वर्ण भी मिल सकता है, शब्द भी मिल सकता है। अगर आपने प्रश्न को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो वहाँ पर आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो शब्द का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम किसी शब्द को यहाँ पर लिख के बता दें, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे कमल, तो कमल एक शब्द है। कमल को लिखने के लिए हमने यहाँ पर 3 अक्षरों का प्रयोग किया है। एक का अक्षर लिया है हमने यहाँ पर, दूसरा हमने यहाँ पर एक का अक्षर लिया हमने, दूसरा हमने यहाँ पर मा अक्षर लिया और तीसरा हमने यहाँ पर ला अक्षर लिया। 3 अक्षरों को मिलाकर हमने यहाँ पर एक शब्द बनाया। तो कमल एक सार्थक है। कमल का अर्थ होता है, कमल किसको कहा जाता है? कमल एक पुष्प का नाम है, यानी कि ये सार्थक है। कमल कहने से एक पुष्प का बोध होता है, हमें एक पुष्प के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन हम अकेला का बोलें या हम अकेला माँ बोलें या हम अकेला ला बोलें तो ना तो का कोई अकेला अर्थ निकलेगा, ना ही माँ का अकेला कोई अर्थ निकलेगा और ना ही ला का अकेला कोई अर्थ निकलेगा। यानी कि जो वर्ण होते हैं या जो अक्षर होते हैं वो अपने आप में सार्थक नहीं होते हैं। कई सारे वर्णों को या कई सारे अक्षरों को जब हम एक व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं उससे जो शब्द बनता है वो शब्द हमारा सार्थक होता है। तो सार्थक इकाई यदि पूछा जाता है तो आपका उत्तर शब्द हो जाएगा। और यदि केवल ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वहाँ पर आपका उत्तर वर्ण हो जाएगा। तो शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, शब्द के बाद में बात करते हैं वाक्य की। शब्द के बाद में बात करते हैं वाक्य की। जिस प्रकार से कई सारे वर्णों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण होता है, उसी प्रकार से कई सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण होता है। तो अगर हम वाक्य की परिभाषा की बात करें तो वाक्य की परिभाषा हो जाएगी कि शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब हम कई सारे शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो उससे हमारे वाक्य का निर्माण होता है। जैसे हमने लिखा राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 शब्दों का प्रयोग किया है। पहला शब्द है राम, दूसरा शब्द है आम, तीसरा शब्द है खाता और चौथा शब्द है। जब हमने चारों शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा तो इससे हमारे वाक्य का निर्माण हो गया। तो आप लोगों को याद रखना है कि शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने 2 बातें बताई हैं। एक तो हमने बताया है व्यवस्थित समूह भी होना चाहिए और सार्थक भी होना चाहिए, यानी कि शब्दों का अर्थ होना चाहिए। यदि शब्दों का ही अर्थ नहीं होगा कुछ तो वाक्यों का कैसे अर्थ निकलेगा। दूसरी बात, जो भी हम शब्द लिखेंगे, जो भी हम शब्द वाक्यों में प्रयोग करेंगे
उसका व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। कर्ता के स्थान पर कर्ता होना चाहिए, कर्म के स्थान पर कर्म होना चाहिए, क्रिया के स्थान पर क्रिया होनी चाहिए, सहायक क्रिया के स्थान पर सहायक क्रिया होनी चाहिए। यदि हम शब्दों को व्यवस्थित क्रम में नहीं रखेंगे तो भले ही वो शब्दों का समूह तो होगा, लेकिन हम उसको वाक्य नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसा लिख दें, है, आम, राम, खाता, तो देखो यहाँ पर भी वही 4 शब्द हैं जो ऊपर वाले वाक्य में शब्द हैं, वही शब्द नीचे वाले वाक्य में भी हैं, लेकिन यहाँ पर शब्दों का सही समूह नहीं है, यानी कि यहाँ पर व्यवस्थित समूह नहीं है। कहीं भी हमने कोई भी शब्द यहाँ पर लिख दिया है तो इसको हम लोग वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य उसी को कहेंगे जो व्यवस्थित क्रम में लिखा जाएगा। जब व्यवस्थित क्रम में हम लोग शब्दों को लिखेंगे तभी हम उसको वाक्य कहेंगे। यदि हमने व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा है तो उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। तो वाक्य का मतलब क्या होता है, ये भी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भाषा के जो मूल तत्व हैं उनसे हमने आपको अवगत करा दिया है। वर्ण का मतलब क्या होता है, ध्वनि का मतलब क्या होता है, अक्षर का मतलब क्या होता है, शब्द का मतलब क्या होता है, वाक्य का मतलब क्या होता है। ये सारी बातें हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हिंदी में सबसे पहले वर्णमाला का अध्ययन चालू करेंगे, क्योंकि पहला जो बिंदु है हिंदी के अंदर वो हमारा वर्णमाला है, क्योंकि वर्णमाला से ही बाकी सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर वर्णमाला से हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप लोगों को बता दें कि वर्णमाला थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में हम लोग पूरी वर्णमाला को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। 2 से 3 वीडियो में हम आपको पूरी वर्णमाला कंप्लीट कराएंगे। वर्णमाला में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकती हैं उन सभी को हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको पूरे वीडियो को देखना है। तो दोस्तों, वर्णमाला शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है यहाँ पर वर्ण और दूसरा शब्द है माला। दोनों शब्दों की हम चर्चा कर लेते हैं कि दोनों शब्दों का मतलब क्या है। पहले बात करते हैं वर्ण की। देखो, वर्ण शब्द का क्या अर्थ है वो तो हम आपको पहले समझा चुके हैं। वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, ये बात तो हम आपको पहले समझा चुके हैं। अब हम बात करते हैं माला की। माला शब्द से भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। माला आप लोगों ने देखी होगी, मोतियों की माला होती है, फूलों की माला होती है। अगर हम फूलों की माला की बात करें तो जब हम कई सारे फूलों को आपस में गूंथते हैं, धागे के माध्यम से जब हम कई सारे फूलों को गूंथते हैं तो उससे हमारी फूलों की माला तैयार होती है। उसी प्रकार से अगर हम कई सारे मोतियों को जब हम आपस में पिरोते हैं तो उससे हमारी मोतियों की माला तैयार होती है। उसी प्रकार से हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण होते हैं, जब हम सभी वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, व्यवस्थित क्रम में सजाते हैं, तो उससे हमारी हिंदी वर्णमाला का निर्माण होता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि वर्णमाला का क्या अर्थ है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल सरल है। फिर से एक बार हम आपको परिभाषा पढ़ के बता देते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदी की जो वर्णमाला है इसको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है ना। हिंदी की वर्णमाला को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? हिंदी की वर्णमाला का जो पहला भाग हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर। दूसरा जो भाग होगा वो कहलाएगा व्यंजन। और वर्णमाला का जो तीसरा भाग होगा उसको हम कहेंगे अयोगवाह। अयोगवाह। तो ये वर्णमाला के जो 3 भाग हैं या हमारे जो वर्ण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो सबसे पहले थोड़ा इनके बारे में बेसिक समझ लेते हैं कि स्वर का मतलब क्या होता है, व्यंजन का मतलब क्या होता है, अयोगवाह का मतलब क्या होता है, और उसके बाद में हम एक एक करके विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है, ये हम आगे समझेंगे। पहले हम इनका बेसिक समझ लेते हैं कि स्वर किन्हें कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है और अयोगवाह किसे कहा जाता है। तो
तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे स्वर की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्वर के बारे में समझते हैं कि स्वर किन्हें कहते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, दो बातें हमने यहाँ पर बताई। हमने आपको दो परिभाषाएं बताई हैं। एक परिभाषा में हमने आपको बताया है कि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। एक बात तो हमने आपको ये बताई, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण होता है। ठीक है ना। स्वर जो होते हैं उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, यानी इनके उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। दूसरी परिभाषा में हमने आपको क्या बताया? दूसरी परिभाषा में हमने आपको ये बताया कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। तो दूसरी बात जो हमने आपको बताई है वो है ये, अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ती। ठीक है ना। दोनों बातों का एक ही मतलब है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है स्वर कहलाते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर हम स्वरों की विशेषताओं की बात करें तो स्वर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो यही है कि इनके उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ती। और क्या क्या विशेषताएं स्वरों के अंदर होती हैं उनको भी हम आपको समझा देते हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि स्वरों का वो जो उच्चारण है वो देर तक किया जा सकता है। ठीक है ना। देर तक उच्चारण, स्वरों का जो उच्चारण है वो देर तक किया जा सकता है। किसी भी स्वर का उच्चारण हम जितना चाहे उतनी देर तक हम कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो क्षण भर के लिए होता है और उसके बाद में स्वर की ध्वनि आ जाती है। जैसे ही हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन का उच्चारण तो बहुत ही अल्प समय के लिए होता है, उसके बाद में स्वर का उच्चारण होने लगता है। वहीं अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वरों का उच्चारण हम जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक हम स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे हमने कहा तो आ का हम जितनी देर तक चाहें हम उतनी देर तक हम लोग यहाँ पर आ का उच्चारण कर सकते हैं। ई का हम जितनी देर तक चाहें हम उतनी देर तक उच्चारण कर सकते हैं। यानी स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका देर तक उच्चारण किया जा सकता है। तो एक तो ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। दूसरी इसकी एक और विशेषता होती है स्वर की, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या विशेषता है? सभी स्वर अक्षर होते हैं। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको दोबारा बता देते हैं कि जितने भी स्वर होते हैं वे सभी अक्षर होते हैं। ठीक है ना। स्वर अपने आप में वर्ण भी होते हैं और स्वर अपने आप में अक्षर भी होते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तीसरी अगर हम विशेषता की बात करें तो स्वर की एक विशेषता ये भी होती है कि स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हवा हमारे मुंह से निकलती है वो बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। यानी हवा के निकलने में किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। बिना अवरोध के हवा जो है वो हमारे मुख से निकलती है। तो ये कुछ स्वरों की सामान्य विशेषताएं हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, देर तक उच्चारण किया जा सकता है, सभी स्वर अक्षर होते हैं और इसके अलावा इनके उच्चारण में जो हवा है वो अबाध रूप से यानी कि बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। ठीक है ना। ये तो हो गई स्वर की विशेषता। स्वर का मतलब क्या होता है ये बात भी हमने आपको समझा दी। यदि हम स्वरों की संख्या की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 11। ठीक है ना। स्वरों की कुल संख्या होती है 11। अब ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, इन 11 स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
आपको जब हम विस्तार से स्वर के बारे में बताएंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम मुख्य बात आपको बता रहे हैं, स्वर से आपका परिचय करा रहे हैं कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, अयोगवाह्य क्या होता है। थोड़ा आप उससे परिचित हो जाइए, उसके बाद में हम विस्तार से आपको स्वरों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से स्वर हैं, कितने प्रकार से उनका वर्गीकरण होता है, सारी बातें आपको समझाएंगे। यहाँ तक अभी बात आप लोग समझ लीजिए जो अभी हमने आपको समझाई है, ठीक है ना। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों के बाद में अब हम बात करते हैं व्यंजन की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं व्यंजन की। तो जो स्वरों की जो विशेषताएं हैं उसको उल्टा कर दीजिए, यानी उसका उल्टा करने से जो भी आएगा वही व्यंजन की विशेषताएं हो जाएंगी। अगर आपने स्वरों की विशेषताओं को अच्छी तरीके से याद रखा है तो व्यंजन की विशेषताओं को याद रखना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता व्यंजन कहलाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंजन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको हम बिंदुवार आप लोगों को समझा देते हैं। पहली विशेषता हो जाएगी स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, यानी जो व्यंजन होते हैं उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, यानी कि हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो दूसरी इसकी विशेषता हो जाएगी स्वरों की सहायता लेना पड़ती है, यानी कि इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता आवश्यक होती है। यदि हम स्वरों की सहायता नहीं लेंगे तो हम लोग व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और क्या क्या विशेषताएं होती हैं व्यंजनों की उसको भी हम आपको समझा देते हैं। देखो, एक विशेषता ये भी है व्यंजन की, स्वर जो है वो अक्षर नहीं होते, यानी कि स्वर हमने बोल दिया है, हम बात व्यंजन की कर रहे हैं। स्वर तो अक्षर होते हैं, यहाँ पर बात व्यंजन की हो रही है। व्यंजन अक्षर नहीं होते, ठीक है ना। जो व्यंजन होते हैं वो अक्षर नहीं होते। वो अक्षर कब बनते हैं? व्यंजन अक्षर तभी बनते हैं जब हम उनमें स्वर जोड़ते हैं। यदि व्यंजन में हमने स्वर नहीं जोड़ा है तो उसको हम अक्षर नहीं कह सकते, उसको हम केवल वर्ण कह सकते हैं। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा चौथी विशेषता की अगर हम बात करें व्यंजन की तो वो ये हो जाएगी कि व्यंजन का उच्चारण करते समय जो मुख से हवा निकलती है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, यानी स्वतंत्र रूप से हवा बाहर नहीं निकलती, बीच में किसी ना किसी स्थान पर अवरोध होता है, ठीक है। तो स्वरों के उच्चारण में हवा निर्बाध रूप से बाहर निकलती है और व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा है वो निर्बाध रूप से बाहर नहीं निकलती, उसके उच्चारण में कहीं ना कहीं मुख में अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये व्यंजनों की विशेषताएं हैं। अगर हम व्यंजनों की संख्या की बात करें, तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है मूल रूप से 33। मूल रूप से व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमसे बार बार पूछते हैं कि सर हमने अलग अलग किताबों में देखा है, कहीं पर व्यंजनों की संख्या 33 बताई जाती है, कहीं कहीं व्यंजनों की संख्या 35 भी देखने को मिलती है, कहीं कहीं व्यंजनों की संख्या 49 देखने को मिलती है, कहीं कुछ देखने को मिलती है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर आप बता दीजिए कि कितने व्यंजन होते हैं। तो देखिए, हम आपके कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से आप लोग समझिए। जब बात की जाती है कि मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं तो उनकी संख्या तो 33 ही होती है, ठीक है ना। मूल रूप से यानी मुख्य जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 ही होती है। लेकिन जब हम इन 33 व्यंजनों में 4 संयुक्त व्यंजनों को और 2 द्विगुण व्यंजनों को शामिल कर देते हैं तो इनकी संख्या बढ़कर हो जाती है 39। यानी कि अगर हम सभी प्रकार के व्यंजनों को शामिल कर लें तो इनकी संख्या हो जाती है 39।
लेकिन यदि हम मूल व्यंजनों की बात करें तो उनकी संख्या केवल 33 ही मानी जाती है। अब बात करते हैं परीक्षा में आया तो क्या करेंगे। देखो, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है ये हमें ध्यान देना है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले तो आपको विकल्प देखना है कि क्या आपके विकल्प के रूप में कहीं पर 33 दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में जो उत्तर माना गया है वो 33 को ही माना गया है। मूल व्यंजनों को ही उत्तर के रूप में स्वीकार किया जाता है ज़्यादातर। तो विकल्प के रूप में पहले तो आपको देख लेना है कि क्या कहीं पर विकल्प के रूप में 33 दिया गया है। अगर विकल्प के रूप में अगर 33 दिया गया है तो उसी विकल्प का आपको चयन करना है। लेकिन यदि 33 नहीं दिया गया है फिर 39 का आप लोग चयन कर सकते हैं। अगर 33 भी विकल्प में है, 39 भी विकल्प में है, तो अभी हम आपसे यही कहेंगे कि आपको 33 का ही चयन करना है, 39 का चयन नहीं करना है। 33 यदि नहीं है तो उस स्थिति में आप लोग 39 का चयन करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रश्न यदि उन्होंने घुमा दिया या प्रश्न की भाषा उन्होंने इस तरीके से कही कि लेखन या मुद्रण में कितने व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। तो जब यहां पर बात की जा रही है लेखन या मुद्रण में, तो फिर यहां पर हमें 39 का ही चयन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं सभी का हम लोग लिखने में प्रयोग करते हैं। संयुक्त व्यंजनों को भी हम लोग लिखने में प्रयोग करते हैं, द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग भी हम लोग लिखने में करते हैं। तो अगर इस प्रकार से यदि उन्होंने प्रश्न पूछ लिया तो फिर वहां पर आपको 39 का ही चयन करना पड़ेगा, चाहे विकल्प के रूप में कुछ भी हो। बाकी की स्थितियों में अगर हम देखें तो 33 का ही हमें चयन करना चाहिए, ठीक है। तो व्यंजन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्वर का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके अलावा जो वर्णमाला का जो तीसरा भाग होता है वो होता है अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अयोगवाह क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि हिंदी वर्णमाला में यानी हिंदी में जो अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है वो होती है 2, और संस्कृत में अगर हम बात करें, संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा में अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 4। तो जो बच्चे हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं पढ़ते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचिंग का एग्ज़ाम देते हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं। तो उन बच्चों को खास तौर पर ध्यान देना है कि संस्कृत जो वर्णमाला है, संस्कृत जो भाषा है, उसमें अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। वहीं अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अयोगवाह ये जो 2 होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है अनुस्वार। अनुस्वार के लिए हम लोग एक बिंदी का प्रयोग करते हैं जिसको अंग कहा जाता है, अंग की बिंदी, ठीक है। एक तो होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। विसर्ग के लिए हम लोग शब्द के अंत में 2 बिंदियों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। विसर्ग के लिए 2 बिंदियां ऊपर नीचे लगाई जाती हैं, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। अब इनको ना ही स्वर में शामिल किया जाता है, यानी जो अयोगवाह होते हैं ना ही तो वो स्वर होते हैं और ना ही वो व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। क्यों ये स्वर नहीं होते, क्यों ये व्यंजन नहीं होते, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अयोगवाह शब्द का अर्थ समझते हैं। अयोगवाह शब्द का अर्थ क्या है, देखिए यहां पर एक शब्द है योग, एक शब्द है वाह, और इसमें आ उपसर्ग लगाया गया है। योग के आगे आ उपसर्ग लगाने से हो गया अयोग। अगर हम योग शब्द की बात करें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना या जुड़ना। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। और अयोग जब आ उपसर्ग लग जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा ना जोड़ना। क्या हो जाएगा, ना जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना और जब इसमें आ उपसर्ग लग जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा ना जोड़ना। वाह, वाह का अर्थ होता है वहन करना। वाह का अर्थ क्या होता है, वहन करना। वहन करना, या फिर हम बोल सकते हैं साथ साथ चलना।
साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। तो अयोगवाह्य का अगर हम पूरा अर्थ देखें तो अयोगवाह्य का पूरा अर्थ निकलता है योग ना होते हुए भी साथ साथ चलना। यानी अयोगवाह्य जो वर्ण होते हैं उनका योग ना तो स्वरों के साथ में हो पाता है, ना ही व्यंजनों के साथ में हो पाता है, लेकिन फिर भी ये दोनों के साथ में लगातार चलते रहते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह्य कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा संख्या कितनी होती है, तो अयोगवाह्य वर्णों की संख्या 2 होती है। एक होता है अनुस्वार, इसके लिए हम लोग बिंदी का प्रयोग करते हैं, और दूसरा होता है विसर्ग, इसके लिए हम लोग दो ऊपर नीचे 2 बिंदियों का प्रयोग करते हैं। अब इनको स्वर में क्यों नहीं शामिल किया जाता और व्यंजनों में क्यों नहीं शामिल किया जाता, इसको भी समझते हैं। तो देखिए, हमने आपको स्वर की परिभाषा में क्या बताया? हमने स्वर की परिभाषा में आपको बताया है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं, लेकिन अयोगवाह्य का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और जब स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तो इनको हम स्वर नहीं कह सकते। ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि जब सर स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तो इनको हम व्यंजन क्यों नहीं कह सकते? तो देखिए, व्यंजन हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब हम स्वरों की सहायता लेते हैं तो स्वर हमेशा अनुस्वार और विसर्ग के पहले आते हैं, यानी अयोगवाह्य के पहले आते हैं। यानी पहले आएगा स्वर, पहले स्वर आएगा और उसके बाद में अनुस्वार आएगा, उसके बाद में अनुस्वार आएगा या विसर्ग आएगा। यानी कि जो स्वर होते हैं वो हमेशा अनुस्वार या विसर्ग के पहले आते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन में हमेशा स्वर व्यंजन के बाद में आता है, व्यंजन के बाद में आता है स्वर। तो ये दोनों के बीच में मुख्य अंतर होता है। जब अयोगवाह्य की सहायता स्वर करता है तो वो हमेशा उनके पहले आता है। अनुस्वार है तो अनुस्वार के पहले आएगा, विसर्ग है तो विसर्ग के पहले आएगा। वहीं अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में जब स्वर आता है तो वो हमेशा व्यंजन के बाद में आता है। तो इस कारण से इनका जो योग है वो व्यंजन के साथ में भी नहीं हो पाता, इसलिए इनका एक अलग समूह बनाया गया है जिसको अयोगवाह्य कहते हैं। तो वर्णमाला के जो 3 भाग होते हैं वो हमने आपको समझा दिए हैं। एक भाग होता है आपका स्वर, दूसरा भाग होता है आपका व्यंजन, और तीसरा भाग होता है आपका अयोगवाह्य। ठीक है। अगले वीडियो में एक एक करके हम यहाँ पर तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर की भी चर्चा करेंगे, व्यंजन की भी चर्चा करेंगे, अयोगवाह्य की चर्चा करेंगे, सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। और जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप लोगों के सामने आएंगे। तो हम प्रश्नों का भी यहाँ पर बहुत अच्छा आप लोगों के सामने सेट प्रस्तुत करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। लगातार आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।